हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग रेडियस रेशियो के बारे में। रेडियस रेशियो नाम से ही पता चल रहा होगा, रेशियो मतलब किसी दो चीज़ का रेशियो होगा, A/B। अब आगे लिखा हुआ रेडियस, तो रेडियस कहाँ होगा, वो कौन दो रेडियस होगा ये देखते हैं। तो रेडियस रेशियो को हम लोग R से लिख देते हैं, कैपिटल R ऑपरेशन पर, ठीक है। रेडियस रेशियो होता क्या है? रेडियस रेशियो होता है रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। इसका रेडियस रेशियो जो होता है रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, ये क्या है? ये आ गया आपका रेडियस रेशियो। अच्छा, रेडियस रेशियो देखिए कैटायन अपॉन एनायन है, एक मैथमेटिकल है, तो रेडियस रेशियो हमारा क्या आता है? ये है हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये मैथमेटिकली हम निकालते हैं, ये नंबर ऊपर भी नंबर है, ठीक है। अब आगे बात करें, जनरली आप देखिएगा जो कैटायन बनता है, कैटायन जो बनता है वो वॉइड में आता है। वॉइड में आता है मतलब उसका स्मॉल साइज होता है। एनायन होता है उसका साइज ज़्यादा होता है, मतलब वो आपका पैकिंग बनाएगा, पैकिंग बनाएगा। तो यहाँ बात करेंगे तो रेडियस ऑफ एनायन ये क्या होगा आपका, बहुत ज़्यादा होता है रेडियस ऑफ एनायन से, सॉरी कैटायन से, ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं जो रेडियस रेशियो होता है ये आपका ज्योमेट्री बताता है किसी वॉइड का, मतलब रेडियस रेशियो से हम वो वॉइड निकालते हैं कि वो कौन सा वॉइड होगा। तो ये क्या जाता है हमारा ज्योमेट्री ऑफ वॉइड, ज्योमेट्री ऑफ वॉइड। वॉइड मतलब वॉइड में कौन आएगा, जो छोटा होगा। और छोटा कौन होता है? कैटायन। तो हम यहाँ पे कैटायन लेके चलते हैं, एनायन की बात नहीं करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम रेडियस ऑफ कैटायन इंक्रीज किए, इसका मतलब रेडियस रेशियो भी आपका इंक्रीज करेगा। ये भी बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ एनायन डिक्रीज करेगा तो रेडियस रेशियो बढ़ेगा, लेकिन हमारा यहाँ जो रेडियस रेशियो है ये ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ वॉइड की बात करता है, इसलिए हम कैटायन को लेके चलते हैं, क्योंकि वॉइड में कौन होता है, जो छोटा होता है। छोटा कौन होता है आपका, ये होता है कैटायन, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जो रेडियस ऑफ एनायन है, रेडियस ऑफ कैटायन है, तो ये आपका रेडियस ऑफ कैटायन बाई रेडियस ऑफ एनायन, ये एनायन, ये ऊपर में क्या है आपका स्मॉल है, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या है लार्ज है। तो यहाँ पे कैटायन और एनायन का अगर रेशियो की बात करें, ऊपर में न्यूमरेटर स्मॉल डिनोमिनेटर लार्ज, जब कभी ऐसा होता है इसका मतलब ये वैल्यू 1 से कम होगा, मतलब हमारा जो रेडियस रेशियो आएगा 1 से कम आएगा। 0 और 1 के बीच में आता है, जो RR हमारा होता है, दिस इंप्लाइज RR लाइज बिटवीन 0 और 1, 0 और 1 के बीच में आएगा। जो हम रेडियस रेशियो निकालते हैं इसमें हम आयोनिक कंपाउंड के निकालते हैं। किसके लिए निकालते हैं? ये हम आयोनिक कंपाउंड के निकालते हैं। रेडियस रेशियो किसके लिए निकालेंगे? आयोनिक कंपाउंड के लिए। एक और बात, अगर रेडियस रेशियो बढ़ा, रेडियस रेशियो अगर बढ़ा तो इसका मतलब उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपका बढ़ेगा। अगर रेडियस रेशियो बढ़ा इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपका बढ़ेगा। ये कुछ बातें था रेडियस रेशियो के बारे में। रेडियस रेशियो होता क्या है? रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। अब रेडियस के मतलब चल रहा है, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिख भी रहा है। यहाँ पे जो हम देखते हैं, जो हमारा कैटायन होता है वो स्मॉल साइज का होता है, एनायन लार्ज साइज का होता है। जो स्मॉल होता है वो वॉइड में आता है, जो लार्ज साइज का होता है वो पैकिंग बनाता है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे रेडियस ऑफ एनायन ज़्यादा है कैटायन से। ये जो हमारा रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन एनायन जो मिलता है, ये आपका ज्योमेट्री ऑफ वॉइड बताता है। वॉइड आपको मैंने पहले ही बता चुका है, 4 टाइप्स का होता है,
ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिक। ठीक है, ये अगर रेडियस रेशियो की बात करें, ये आपका एनायन ज़्यादा, कीटायन स्मॉल, तो स्मॉल अपॉन लार्ज, ये 1 से छोटा होगा। ये हम किसके लिए निकालते हैं? आयोनिक कंपाउंड के लिए। अगर रेडियस रेशियो मैंने बढ़ाया तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ेगा। अब हम इसका देखते हैं रेडियस रेशियो क्या होगा, तो उसके लिए कौन सा वॉइड आएगा, ऑक्टाहेड्रल आएगा, टेट्राहेड्रल होगा, क्या आएगा, उसके लिए हम देखेंगे। ठीक है, रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रक्चर का कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, अब रेडियस रेशियो की बात करें, अगर रेडियस रेशियो आपका 0.155 से 0.255 तक आए तो ये बनता है आपका ट्रायंगुलर वॉइड। क्या बनेगा? ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड के लिए आपको पता है कोऑर्डिनेशन में कितना होता है? 3। फिर अगर रेडियस रेशियो आपका 0.255 टू 0.414 आए, इसका मतलब जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा, आपका बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड। शॉर्ट फॉर्म लिखिए टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए अब आपको कोऑर्डिनेशन में कितना होता है? 4। ये मैंने पहले ही आपको बता रखा है, कॉलम में बना के बता दिया था। अगर रेडियस रेशियो 0.414 टू 0.732 की बीच में लाई करेगा, इसका जो वॉइड बनेगा, ई बनेगा आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन में कितना होता है? 6। फिर बात करते हैं 0.732 से अगर 1 तक लाई करे तो इसमें जो वॉइड बनेगा, ये बनता है आपका क्यूबिक वॉइड। क्यूबिक वॉइड, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8। ये आगे आपका, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। रेडियस रेशियो 0.155 से 0.255 तक जाएगा तो कौन सा वॉइड? ये 0.255 से लेकर 0.414 तक जाएगा, उसके लिए 0.414 से 0.732, फिर यहाँ से लेकर 1 तक। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर रेडियस रेशियो 0.155 से 0.255 तक ट्रायंगुलर वॉइड, अगर इससे कम होगा तब क्या होगा? इससे कम क्या होगा? 0 से लेकर क्या आ जाए? 0 टू 0.155, तब क्या होगा? अच्छा देखिए, जैसे ही यहाँ तक था 3 के बाद फिर 4, इसका 6, मतलब वॉइड ऐसा बन रहा था। अगर इससे कम होगा ना तो जो आपका एक लीनियर बनेगा, जैसे 2 एटम के बीच ऐसे लीनियर बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। अगर आपका रेडियस रेशियो 0 से 0.155 के बीच में लाई करे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये लीनियर बनेगा, 2 एटम पास पास में आएगा। ठीक है, देखिए अब हम ये आया रेडियस रेशियो, ये सब के लिए हम कोई एक ड्राइव करके बता देते हैं। वो डेरिवेशन आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कॉलम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आता है, मतलब इसी से ही आता है। वो चाहेंगे तो वो आप वीडियो फास्ट करके भी देख सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये कॉलम आप याद रखिएगा। अब हम कोई एक पहला क्या है, ये ना ट्रायंगुलर वॉइड के लिए हम ये निकालते हैं। अच्छा ये देखिए, ये जो पहला लिखा हुआ है, ये जितना चीज़ जो पहला लिखा हुआ है, इसका मतलब जो ट्रायंगुलर वॉइड का मिनिमम रेडियस रेशियो इतना होना चाहिए। ट्रायंगुलर वॉइड के लिए मिनिमम कम से कम 0.155 अगर रेडियस रेशियो है तो वो ट्रायंगुलर, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? 0.255। हर किसी के लिए ट्रायंगुलर ऑक्टाहेड्रल, ये सब क्या है? मिनिमम, ये मिनिमम रेडियस रेशियो है। बोल देंगे क्यूबिक वॉइड के लिए मिनिमम रेडियस रेशियो क्या होगा? 0.732। ऑक्टाहेड्रल के लिए 0.414, टेट्राहेड्रल के लिए 0.255, ट्राइगोनल के लिए 0.155। फिर ये क्या आता है? ये था आपका मैक्सिमम, ये 0 टू इधर है, ये आता है आपका मैक्सिमम रेडियस रेशियो। ट्रायंगुलर के लिए मैक्सिमम रेडियस रेशियो कितना हो जाएगा? 0.225। ये था मैक्सिमम रेडियस रेशियो। किसके लिए? हर किसी का अलग अलग है। ट्रायंगुलर वॉइड के लिए 0.225, टेट्राहेड्रल के लिए 0.414,
ऑक्टाइडल 0.7332 क्यूबिक के लिए 1, ये बोलते हैं मैक्सिमम, ये होता है मिनिमम। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, हम आपको अभी लास्ट में 1-2 क्वेश्चन करा देंगे, उसे देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम आपको एक डेरिवेशन कराते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड का करा देते हैं मिनिमम के केस में लेकर, ठीक है। मैंने बोला था ट्रायंगुलर वॉइड के लिए डेरिवेशन करते हैं। ट्रायंगुलर वॉइड बनता कैसे, 3 एटम के बीच में, ये सटना चाहिए, ये सटा नहीं, तो जब ये एनायन, मैंने क्या बोला था, जो लार्ज साइज वो पैकिंग बनाएगा, छोटा वाला वॉइड में जाएगा, तो छोटा कैटायन था वो बीच में आएगा आपका वॉइड। अगर मैंने बताया था जो मिनिमम रेडियस रेशियो होता है ट्राइगोनल वॉइड के लिए 0.155 आता है। इसका मतलब ये हुआ जब आपका रेडियस रेशियो मिनिमम रहेगा तो एनायन जो तीनों आसपास में रहेगा एक दूसरे को टच करेगा। ये वॉइड रहेगा, इसके ये डायग्राम थोड़ा अजीब बन रहा है, लेकिन मतलब इमेजिन कीजिएगा एक बीच में वॉइड है, तीनों तरफ से एक साइज का बॉल है, ये आगे अजीब बन गया है, लेकिन इमेजिन कीजिएगा आप ये वॉइड एक जैसा है। अभी ये क्या है, ये माइनस ये एनायन एक दूसरे को टच कर रहा है, इसका मतलब मिनिमम रेडियस रेशियो है। इसके लिए आपका जो आएगा 0.155 हम डिराइव कर देते हैं, ठीक है। फिर ऑक्टाहेड्रल केस है, अगर मैंने रेडियस रेशियो इस ट्रायंगुलर वॉइड के कहाँ तक 0.115 से लेकर कहाँ तक जाता है 0.255 तक, अगर जैसे ही रेडियस रेशियो 0.155 से बढ़ेगा तो ये एनायन के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ट्रायंगुलर वॉइड में अगर हम चाहते हैं कि एनायन को मिनिमम दूरी पे रखे या एक दूसरे को टच करे तो रेडियस रेशियो कितना होना चाहिए 0.155। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ट्रायंगुलर वॉइड में अगर एनायन की बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम होनी चाहिए, उस केस में रेडियस रेशियो कितना होगा 0.255। ये मैक्सिमम इसके लिए है, तो मिनिमम किसके लिए होगा टेट्राहेड्रल के लिए, फिर मैंने लिखाया था, ठीक है। तो हम अभी मिनिमम के लिए डिराइव कर लेते हैं। अगर ये एक दूसरे को टच कर रहा है, डायग्राम थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं फिर से, ठीक। इसके बीच में एक वॉइड बनेगा, हर किसी का सेंटर पॉइंट ले, अगर ये एनायन होता है ये कैटायन होता है, रेडियस ऑफ एनायन में क्या आर ए से लिख लूं और रेडियस ऑफ कैटायन आर सी से लिखता हूं, ठीक है। और इस सेंटर पॉइंट से मैं इसको मिलाता हूं, तो अगर ये जो बाहर वाला ट्रायंगल ये बना ए बी सी, ये देखेंगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ एनायन 2 रेडियस ऑफ एनायन है, यहाँ भी 2 रेडियस ऑफ एनायन है, यहाँ भी 2 रेडियस ऑफ एनायन है। तो अगर इसको 2RA लेते हैं तो ये भी 2RA इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब एंगल 60। अगर हम इसको सेंटर से मिलाए तो ये आपको इसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट करेगा, ये 30, ये भी 30। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो क्या है रेडियस ऑफ एनायन, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात करें ये क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ कैटायन। और यहाँ से यहाँ तक की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये क्या है रेडियस ऑफ एनायन। अब हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को बी, इसको नाम देते हो ओ, इसको नाम देते हो डी, बी ओ डी को बाहर निकालते हैं। ई था हमारा क्या, ये हमारा क्या है बी, ओ हमारा यहां था, डी हमारा क्या है यहां है। अगर हम ओ बी की बात करें, ओ बी क्या हमारा रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन, तो रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन। बी डी की बात करें, ये क्या है रेडियस ऑफ एनायन, ये एंगल कितना था 30। अब याद कीजिएगा अगर ये एंगल 30 है तो इसके नीचे वाला क्या होता है बेस, ये बेस हो गया, बी हो गया जाएगा हाइपोटेनस, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, से कोई मतलब नहीं है लिख देते, शॉर्ट फॉर्म पी से लिख देते, ठीक है।
अगर यहाँ हम cos 30 को ले, cos 30, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, b/h लिख देते हैं। cos 30 का वैल्यू कितना है, √3/2। बेस ये क्या है, बेस कितना है, रेडियस ऑफ एनायन, हाइपोटेनस क्या है, रेडियस ऑफ एनायन अपॉन रेडियस ऑफ केटायन। यहां से जब इसको सॉल्व करते हैं, ये अगर √3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ एनायन प्लस √3 टाइम्स ऑफ केटायन इज इक्वल टू 2 रेडियस ऑफ एनायन। अगर रेडियस ऑफ एनायन हम यहाँ पे एक साइड ले ले, ये आएगा √3 - 2 अपॉन माइनस √3 टाइम्स ऑफ RC। हमको क्या निकाला है, रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, यही निकालना है ना रेडियस रेशियो। √3 - 2 अपॉन माइनस में √3 इधर ले लेंगे और रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन कर लेंगे। तो साइन चेंज कर लीजिएगा आप, रूट क्या जाएगा 2 अपॉन √3 माइनस में आ जाएगा ये, और इधर चला जाएगा 1, क्या जाएगा RC अपॉन RA। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ये आपका आएगा 0.155 RC अपॉन RA। यही हो, ये किसके लिए निकाले हम लोग ने, ट्रायंगुलर वॉइड के लिए। अगर इस केस में मैंने क्या किया, आयन को टच किया, एनायन को, तो एनायन को टच किया, इसके केस में मेरा मिनिमम रेडियस रेशियो आया कितना, 0.155। ये डेरिवेशन मैंने करा दिया है, लेकिन जरूरी नहीं है, इसको देखिए, चाहे तो आप इसको स्किप करके बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन कराएंगे वो टेबल याद रहेगा ना, उसी पे होगा, खुद से रिमाइंड कीजिएगा। 0.155 से 0.255 तक, 0.255 से लेके 0.414 तक, 0.414 से 0.732, 0.732 से 1, ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और ये क्यूबिक। साइज के अकॉर्डिंग कर दिए, ये सबसे स्मॉल साइज, फिर से बड़ा, फिर से बड़ा, फिर सबसे ज़्यादा बड़ा, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मैंने 2 क्वेश्चन लिया है। रेडियस ऑफ कैल्शियम केटायन है 70 पिकोमीटर, ऑक्साइड का ले लिया है 150 पिकोमीटर, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ दिया इसमें, ठीक है। आपको अगर वॉइड पता चल जाएगा तो कोऑर्डिनेशन पता चल जाएगा। ट्रायंगुलर आ जाएगा तो 3, टेट्राहेड्रल 4, ऑक्टाहेड्रल 6 और क्यूबिक 8। बस आपको कौन सा वॉइड है ये निकालना है। अब वॉइड के लिए मैंने आपको रेडियस रेशियो बता रखा है, बस वो रेडियस रेशियो निकालना है, वो कितना हो जाएगा उसे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। रेडियस रेशियो का फॉर्मूला क्या आता है, रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। यहां पे जो केटायन है उसका रेडियस कितना है, 70 पिकोमीटर, एनायन ने कितना दिया है 150 पिकोमीटर। तो इसको काट दीजिए, ये लोग आ जाएगा 0.466। तो किसके बीच में लाई कर रहा है, मैंने बताया था 0.155 से 0.255 तक आता है, 0.255 से कहाँ तक आता है 0.414, 0.414 से 0.732, 0.46, 0.41, मतलब इसके बीच में कहीं लाई कर रहा है। तो ये ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल। कौन सा वॉइड बना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। बस आपको निकालना है कौन सा वॉइड लाई करेगा, 0.732 से 1 तक क्यूबिक, ठीक है। पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा में है सॉलिड का हैविंग फार्मूला AB, कोई सॉलिड का फार्मूला AB है, केटायन A ऑक्युपाइज क्यूबिक वॉइड। केटायन कौन A ऑक्युपाइज कर रहा है, क्यूबिक वॉइड। क्यूबिक वॉइड के लिए रेडियस रेशियो कितना है 0.7322 1। किसके लिए, क्यूबिक वॉइड के लिए, ठीक है। रेडियस रेशियो क्यूबिक वॉइड इतना तक आ गया। एनायन हैज ए रेडियस रेशियो दे दिया है इतना, एनायन का दे दिया है RA दे दिया, कितना दे दिया है 572 पिकोमीटर। मैक्सिमम रेडियस रेशियो ऑफ केटायन पूछ लिया है, मैक्सिमम पूछा है, तो इस दोनों मैक्सिमम के लिए पूछा है तो ये लेंगे।
और मिनिमम के लिए पूछता तो ये लेते। अगर यहाँ पे अभी आपको पूछा है मैक्सिमम रेडियस रेशियो, तो रेडियस रेशियो क्या होता है, अभी मैक्सिमम के लिए पूछा है तो मैक्सिमम रेडियस रेशियो कितना है, 1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। तो आरसी क्या जाएगा, आर ए के बराबर, आर ए आपको कितना दिया हुआ है 572 पिकोमीटर। ये किसी केस में आ गया, मैक्सिमम के केस में आ गया। अगर मिनिमम के केस में पूछा तो आप जो रेडियस रेशियो है ना इसके ऊपर 1 नहीं रखे, क्या रखते हैं आप 0.732। उसमें क्या था 0.732 से ये आपका मल्टीप्लाई हो जाता, कौन, एनायन, ये मल्टीप्लाई हो जाता, फिर ये इधर मल्टीप्लाई होकर आ जाता। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे रेडियस रेशियो खत्म होता है। अब थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक बचा है, डेंसिटी, उसको देख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल का डेंसिटी निकालना है। ठीक है, अब थोड़ी देर आप मान के चलिए ये व्हाइट बोर्ड आपका सॉलिड क्रिस्टल है, तो आपने सॉलिड क्रिस्टल में पढ़ा है कि जो क्रिस्टल होता है उसमें एटम्स का अरेंजमेंट या पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक यूनिफॉर्म में होता है, एक पैटर्न फॉलो करता है ना। तो यहाँ पे डेंसिटी जो आता है, डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला क्या आता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो हम क्रिस्टल का निकाल रहे हैं, तो क्रिस्टल का अंदर देखें तो पार्टिकल एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो अगर ये पूरा का अगर मैं डेंसिटी निकालूं और एक छोटा सा यूनिट का निकालूं तो सब तो सेम ही है। अगर व्हाइट बोर्ड एक क्रिस्टल है, ठीक है, इस पूरा का डेंसिटी निकाल लो या इस पॉइंट पे निकालो, इस पॉइंट पे निकालो, इस पॉइंट पे, सब तो सेम ही आएगा। डेंसिटी क्या है आपका, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो आपका मास पे डिपेंड नहीं करता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है डेंसिटी आपका, जो आपका मास पे डिपेंड नहीं करता। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का नेचर ही होता है जो मास पे डिपेंड नहीं करता। एक आता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो जो पैटर्न फॉलो कर रहा है क्रिस्टल में, हम पूरे का नहीं, जो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है उसका निकालेंगे। जैसे उस यूनिट, जो यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है उसका डेंसिटी निकालेंगे। अब बोल देंगे यही क्रिस्टल का डेंसिटी है। तो हम लोग डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल नहीं निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ यूनिट निकालेंगे। कौन सा यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट की। अच्छा, हम डेंसिटी ऑफ यूनिट लिखे, इसका मतलब उस यूनिट में, जिस यूनिट लिखे उस यूनिट में कितना मास है और उस यूनिट का कितना वॉल्यूम है। अब मैं मतलब जैसे डेंसिटी लिखते थे तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, अब मैंने एक यूनिट का लिखा तो उस यूनिट में कितना मास है और उस यूनिट का कितना वॉल्यूम है, वो है डेंसिटी। अब बात याद कीजिएगा, यूनिट से आप पढ़े थे सिंपल सिंपल बॉडी और फेस पढ़े थे। तो इस सब में जब हम बात किए थे तो हमने क्या लिया था, क्यूबिक लिया था। पहले यहाँ लिख देते हैं, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन मास ऑफ, सॉरी नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक में और बीसीसी या एफसीसी सब में देखे जाए तो हमने क्या लिया था, क्यूबिक लिया था। क्यूबिक में क्या होता है, A इजकल टू बी इजकल टू सी, अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू गामा, A इजकल टू बी इजकल टू सी, अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू गामा, और तीनों होता है 90 के बराबर। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों इक्वल है, तो वॉल्यूम के बात करें तो वॉल्यूम हमारा यहाँ पे ए क्यू आ जाएगा, ए क्यू बी क्यू सी, मतलब तीनों बराबर है, एल मान लेते हैं। अब बात करते हैं मास की। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम था एक, तो उसमें मास ऑफ यूनिट क्या आ जाएगा, एक एटम का मास। अगर बॉडी सेंटर की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ एटम कितना होता है, 2, तो उसमें 2 एटम का मास। अगर फेस सेंटर की बात करें तो उसमें कितना होता है नंबर ऑफ एटम, 4 होता है, तो 4 एटम का मास। तो मतलब उस यूनिट सेल में कितना एटम प्रेजेंट है उसका मास लेंगे। तो डेंसिटी हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम उसको हम लिख देते हैं इन ए यूनिट सेल, जेड से लिख देते हैं। ठीक है, जेड से इनटू, अब उसका मास ऑफ एटम आ जाएगा, स्मॉल एम से लिख देते हैं उस एटम का मास, एक एटम का मास जितना एटम लगा उससे मल्टीप्लाई अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको लिखते हैं जेड एम इंटू ए क्यू, ये आ गया फॉर्मूला।
आप एक बात बताइए, जैसे आपको ऑक्सीजन देगा, कार्बन देगा, नाइट्रोजन देगा, ये सब का आपका एटम का मास पता है? नहीं। ये सब का आपका क्या पता है? जैसे नाइट्रोजन का आप बोलते हैं एटॉमिक मास, वो होता है 14, तो उसका जो मोलर मास होता है उसको हम बोलते हैं क्या? मोलर मास। तो आपको मोलर मास पता है, मोलर मास से आपको मास ऑफ एटम निकालना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कार्बन ले लेते हैं, कार्बन का जो मास होता है एटॉमिक मास वो होता है 12, तो ये 12 जो होता है ना, ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मास ऑफ एटम। ये होता है आपका इतना मास ऑफ एटम। तो जो कार्बन का जो मास होता है 12 होता है, इसमें जो 12 जो मास होता है मोलर मास, ये इसमें होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मास ऑफ एटम। तो आपको कितना निकालना है? एक एटम के लिए निकालना है, तो इस नंबर से आप डिवाइड कीजिएगा। अच्छा, ये जो नंबर है ना, इसको हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर। लिखते किससे हैं? Na, एवोगाड्रो नंबर। तो ये जो अगर हम एक एटम कार्बन का मास निकाले तो क्या होगा? 12/Na। यहाँ कार्बन लिए तो टब लिए। अब कोई भी एलिमेंट होगा X, सॉरी, उसका जो मास होगा, क्या मास? मोलर मास। मोलर मास अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, ये क्या जाएगा उसका? मास ऑफ एटम। तो आप मास ऑफ एटम जो आप निकाले हैं, इसके आप ये भी लिख सकते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला यहां पे चेंज हो गया जाएगा, Z इंटू M इंटू AQ, आपका तो वॉल्यूम था, इंटू Na। ठीक है, देखिए डेंसिटी का दो फॉर्मूला आया, Z इंटू M अपॉन AQ। यहां जो आपका M आता है, ये होता है मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम। यहां जो M आता है, ये होता है मोलर मास। ये क्या था आपका? मोलर मास। कंफ्यूज मत कीजिएगा स्मॉल m कैपिटल m में। देखिएगा, अगर मास ऑफ एटम दिया हुआ है तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड नहीं कीजिएगा, अगर मोलर मास है तो आपको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, बाकी सब सेम है, ठीक है। इसमें जो आपका क्वेश्चन पूछेगा, आपको इसमें डेंसिटी दे देगा, मोलर, आपको एटम का नाम, एलिमेंट्स का नाम दे देगा, तो मोलर मास भी पता चल जाएगा। सिर्फ आपको क्या दे देगा? उसका एज लेंथ दे देगा। आपको Z निकाल लीजिएगा, उससे आपका क्या पता चलेगा वो कौन सा यूनिट का है। अगर Z का वैल्यू अगर 1 आ जाए, Z का वैल्यू 2 आ जाएगा, Z का वैल्यू 4 आएगा, तो 1 आ जाएगा तो सिंपल क्यूबिक सेल, 2 आ जाएगा तो बॉडी सेंटर, 4 आ जाएगा तो फेस सेंटर। तो जनरली Z पे क्वेश्चन आता है, ये सब आपको दे देगा। अच्छा, हम कुछ यूनिट लिखा देते हैं, जैसे M स्ट्रॉन्ग को मीटर में बदलने का यूनिट लिखा देते हैं। ये तो 1 M स्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10 के पावर -10 मीटर, या 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। पिकोमीटर की बात करें, 10 टू द पावर -12 मीटर, या 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। नैनोमीटर की बात करें तो 10 के पावर -9 मीटर, या 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। इसमें आपका यूनिट कभी पिकोमीटर में दे देगा, कभी जैसे ये आ जाएगा आपका क्या एज लेंथ दे देगा नैनोमीटर में, डेंसिटी का यूनिट चेंज कर देगा, अलग अलग दे सकता है। M स्ट्रॉन्ग में देगा, मीटर में बता दिया मैंने, पिकोमीटर को भी मीटर में बता दिया, नैनोमीटर को भी मीटर में बता दिया। तो ये कुछ यूनिट कन्वर्जन है, इसको याद रखिएगा। अभी हम कुछ एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिए क्वेश्चन आएगा आपका Z पे, हम डेंसिटी पे कराते हैं, अब Z पे निकालिएगा, डेंसिटी दे देगा, डेंसिटी का जो यूनिट देगा आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। सबको सेम यूनिट रखना है, किसका? डेंसिटी का और A का। ये तो नंबर है आपका, ये भी तो नंबर है। मेन क्या? A और Z का जब भी कोई डेंसिटी लेंगे, मतलब यूनिट लीजिएगा, तो सेम रखिएगा, ठीक है। चलिए, 2 क्वेश्चन है, इस 2 क्वेश्चन को देखते हैं। पहले नीचे वाला देख लेते हैं, ठीक है। ए मेटालिक क्रिस्टल M50, इसका मतलब क्या हुआ? एक कोई एटम है, एलिमेंट है, इसका मास कितना है? एटॉमिक मास 50, इज अरेंज्ड इन FCC स्ट्रक्चर, एज लेंथ दे दिया आपका 3 M स्ट्रॉन्ग, और डेंसिटी पूछा है आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में,
Na का वैल्यू यहाँ पे दिया 6.0 नहीं 6 इंटू 10⁻23। अगर नहीं दिया हुआ रहता 6.022 इंटू 10⁻23 लेते, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, ZmAQ/Na। जेड का वैल्यू फेस सेंटर बोला है, तो फेस सेंटर के लिए नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल 4। एम मास कितना है 50 मोलर मास। ए कितना है 3, ये एम स्ट्रॉन्ग में है, आपको पूछा है किसमें से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एम स्ट्रॉन्ग को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए हम क्या करें 10⁻⁻8, तो 3 इंटू 10⁻⁻8 होल क्यूब इंटू 6 इंटू 10⁻23। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 24 आ जाएगा माइनस में, एक आ जाएगा यहाँ प्लस में, ये 23 प्लस में, तो एक माइनस ऊपर चल जाएगा, मतलब यहाँ पे ये कर देते हैं 200 अपॉन में 3 का क्यूब कितना 27, 8 का क्यूब -24, 6 इंटू 10⁻23। ये कटेगा, एक बचेगा, एक जीरो, तो एक जीरो कितना चल जाएगा ऊपर, तो 1 2 3, एक जीरो ऊपर कर दिए, और 27 इंटू 6 इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 3 ये लगभग आ जाता है आपका 12 पॉइंट समथिंग करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, इसको आप कीजिएगा तो 12 पॉइंट समथिंग के अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाले बात कर लेते हैं। एक एलिमेंट है, इसका मोलर मास दे दिया 54, क्रिस्टल इन ए क्यूबिक यूनिट सेल, एज लेंथ दे दिया है, डेंसिटी दे दिया है, टाइप ऑफ क्रिस्टल दे दिया है। इसका मतलब टाइप ऑफ क्रिस्टल मतलब आपको जेड निकालना है। जेड का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू 1 सिंपल, फेस सेंटर 4 और बॉडी सेंटर 2, तो बस आपको जेड का वैल्यू निकालना है। तो डेंसिटी बराबर क्या आता है ZmAQ/Na। जेड कितना है ये देखिए, एज लेंथ आपका पिकोमीटर में है और ये आपका है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर केजी पर मीटर क्यूब में बदलेंगे तो इसको 10⁻23 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा। इसको केजी में इसको कीजिएगा तो 10⁻6 आएगा, तो नीचे कर जाएगा 10⁻3 ऊपर बच जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका। अब लिखते हैं क्या निकालना है, जेड हमको निकालना है। मोलर मास 50, एज लेंथ कितना है 405 पिकोमीटर में है, मीटर में लेंगे 10⁻⁻12 के होल क्यूब इंटू क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ से जब जेड निकालिएगा, जेड बराबर क्या हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁻23 इंटू 405 इंटू 10⁻⁻12 होल क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 50। इसको सॉल्व कीजिएगा तो जेड का वैल्यू आपका आता है 2 आ गया। इसका मतलब ये कौन सा हो गया, बॉडी सेंटर। जेड का वैल्यू 2 आ गया, इसका मतलब कौन सा टाइप का क्रिस्टल हो गया, BCC यूनिट सेल आ गया, ठीक है। तो मैंने एक डेंसिटी निकालने को बता दिया, कौन से टाइप का क्रिस्टल है वो भी देख लीजिएगा। इसमें जनरली आपका यूनिट कन्वर्जन देख लीजिएगा, कोई एंगस्ट्रॉम में देगा, कोई पिकोमीटर में देगा, नैनोमीटर में दे देगा। मैंने एंगस्ट्रॉम में ले लिया, पिकोमीटर में ले लिया, नैनोमीटर में आप देख लीजिएगा 10⁻⁹, ठीक है। यहाँ पे आपका ये लेक्चर खत्म करते हैं। यहाँ पे डेंसिटी हो गया आपका, और मैंने रेडियस रेशियो की बात कर लिया, फिर बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।